नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद रविंदर पंचोली जी एंड सुमित जैन ऑल्सो लिटिल बिट। तो कॉफी मैं लेके बैठा नहीं हूँ, आज संडे का दिन है, आराम से बैठे हैं हम लोग। ये वीडियो हो सकता है हम शाम को या कल सुबह डालें। तो जब भी आप कनेक्ट कर रही हैं हमारे साथ, प्लीज पंचोली जी के लिए दो शब्द, आप बहुत प्यार करते हैं इनके साथ, तो वो दे दीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, पहले स्वागत करते हैं पंचोली जी का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से जुड़ने के लिए। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, मुझे लगता है कि जो हाल चल रहा है मिलोनी जी का, वो कहीं 22 तारीख को ना यहाँ पहुंच जाएं अपनी साड़ी थोड़ी ढालकर और जय श्री राम बोलने लगे। यहाँ पर मोदी जी लक्षद्वीप चले गए, समुद्र की तरफ देख रहे थे, वहां मिलोनी पहुंच गई कि मोदी जी यहाँ समुद्र देख रहे हैं, वो भी समुद्र के पास पहुंच गई, कहने लगी हैं पता नहीं क्या बात है, आजकल समुद्र बड़ा अच्छा लगने लगा है। सर, ये चल क्या रहा है भारत के अंदर? देखिए, मजाक के तौर पे लोगों ने मेलोनी की फोटो डाल दी है, बहुत पुरानी फोटो है। मैंने सारे फैक्ट चेक किए हैं, वो अभी की फोटो नहीं है, फोटो बहुत पुरानी है। और उसमें एक लोगों ने वो दोनों के फोटो जोड़ के, वो मोदी जी बीच पे बैठे हैं और मेलोनी वो मग्गा अपना लेकर घूम रही है, तो लोगों ने कह दिया आप मुझे अच्छे लगने लगे, हम आपको फॉलो करने लगे। मतलब लोग तो मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सर, मैंने एक चीज और देखी है, पाकिस्तान के अंदर भी जो वहां पे मौलाना है वो कहते हैं हे अल्लाह, इन दोनों को, अमित शाह को हो या मोदी जी को, इन्हें कोई इतनी घटिया औरत इनको दे दे कोई, जो इनकी शादी हो जाए और ये देश का जो इतना सुधार कर रहे हैं, ये सुधार करना बंद कर दे। तो मुझे लगता है कि सब जगह पे खलबली है कि मोदी जी की कहीं ना कहीं शादी कर दी जाए। तो एक बात तो कंफर्म्ड है, किसी की लाइफ खराब करनी हो उसी शादी कर दी जाए। देखिए, एक ने तो उस पे एक्स पे डाला हुआ भी है कि मोदी जी के सामने उनकी वाइफ को खड़ा कर दो, जो एक्स वाइफ है उनकी। मोदी जी ने तो मतलब शादी के बाद ही हाथ जोड़ लिए थे, मतलब वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश ही नहीं किया, क्योंकि वे संघ के प्रचारक थे, तो संघ के प्रचारक शादी नहीं करते हैं। अब वो माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी, तो उन्हें हाथ जोड़ लिए कि देवी, मैं संघ का प्रचारक कहूंगा, मुझे अपना पारिवारिक जीवन में नहीं फंसना है। तो एक ने यस। डाल भी दिया था कि मोदी जी की वाइफ को उनके सामने खड़ा कर दो, विपक्ष का सरदर्द दूर हो जाएगा, मोदी जी हार जाएंगे। सर, ये चीज़ बताइए, जैसे लक्षद्वीप में मोदी जी गए, भारत का पार्ट है, इसके ऊपर किसी और कंट्री का क्लेम भी नहीं है। भारत हम्म। के अंदर लक्षद्वीप में मोदी जी खड़े हैं, मालदीव्स के पेट में इतना दर्द क्यों होने लग गया? और वहां पे जो वो पागल है जाहिद रमीज, जैसे जैसे वो बयान दे रहा है या जैसे वो मैसेज डाल रहा है, जरूरत क्या पड़ गई? ये सारे मोमिन जो है ऐसे ही है कि कोई और प्रॉब्लम है इसको? ऐसा है, लक्षद्वीप को अभी तक किसी गवर्नमेंट ने एक्सप्लोर नहीं किया था। मोदी जी हम्म। जो भी काम करते हैं बड़ा सिंबॉलिक काम करते हैं, और वो सिंबॉलिक भी ऐसा होता है कि पूरी दुनिया हिल जाती है। राहुल गांधी 3,000 किलोमीटर पहले चले हैं और 6,000 किलोमीटर अभी चलेंगे, पर एक पत्ता तक नहीं खड़का। वो मोदी जी लक्षद्वीप पे सिर्फ 100 कदम चले हैं, पूरी दुनिया में हलचल मच गई, और आज लक्षद्वीप में भूकंप भी आ गया। तो अब मोदी जी का तो कहना ही सर, क्या है। लक्षद्वीप में नहीं आया, मालदीव में आया है। हाँ सॉरी, मालदीव में भूकंप आ गया है। सॉरी सॉरी। बात लक्षद्वीप की कर रहे हैं तो वही जीवन पे चढ़ा हुआ है। तो मोदी जी के लक्षद्वीप में घूमने के कारण, मतलब वास्तव में भी भूकंप आ गया, और पूरी गवर्नमेंट वहां की हिल गई है कि हमारे यहाँ से जो हिंदुस्तान से करीबन 2.5 लाख लोग जाते हैं हर साल टूरिज्म के लिए, और एक एवरेज आप पकड़ के चलें कि हर जो टूरिस्ट जाता है, वो अगर 50,000 खर्च करता है, यू डिवाइड 50,000 बाय 2.5 लाख। एक छोटा सा देश है, उसके लिए तो ये बड़ा झटका हो जाएगा, और हो ही गया है। करीबन 500 के करीब तो लोगों ने वहां पे होटल बुकिंग कैंसिल करवाई है, एयर टिकट कैंसिल करवाए हैं। अब लक्षद्वीप अगला डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि इकोनॉमी हमारी खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए वो आपका क्या नाम है, जैद रमीज, हाँ जैद रमीज है, ये 6 महीने सर, पहले तो भीख मांग रहा था। जेड है, जेड ए जाहिद आई, जेड, जा, जेड जा, जेड ए आई। जा, जाहिद बदतमीज। हाँ, हाँ बदतमीज कह लीजिए। तो 6 महीने पहले तो भीख मांग रहा था कि भारत की उसको नागरिकता मिल जाए, अभी मंत्री बन गया है तो गर्रा रहा है। उनको सबको डर यही है कि लक्षद्वीप की दुकान बंद हो जाएगी, और अभी लक्षद्वीप में जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं, वो घोर भारत विरोधी और कट्टर मुसलमान है। तो
ये सब उनका चल रहा है और इसीलिए सारे लोग घबरा गए हैं और सबकी जुबान पे इस समय सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है एक्स पे, तो 9वें नंबर पर लक्षद्वीप है सर। सर एक चीज़ बताइए, आपको नहीं लगता कि ये मुसलमान जो कार्ड है, वो तो चलो अलग से है, क्योंकि मुसलमान जो है इतने बेवकूफ़ नहीं है, इन्हें सिर्फ़ पैसे से मतलब है। उन्हें मतलब नहीं है कि वहाँ पे हिंदू जा रहा है कि कोई जा रहा है, जहाँ से पैसे बन रहे हों, ये वहाँ पे तो हमारे जो हुँ, है पैरों को भी चूमना शुरू कर देते हैं। ये तो मुसलमानों की आदत हमें शुरू से पता है। लेकिन आपको लगता है कहीं न कहीं ये चाइना का फैक्टर भी है, क्योंकि वहाँ पर पुरानी गवर्नमेंट में भारत की बहुत पकड़ थी। चाइना को वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले थे। भारत पूरा का पूरा लाइमलाइट ले गया था। कहीं चाइना का प्रेशर तो नहीं है कि भई भारत को नीचे दिखाया जाए? क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने देखा है कि चाइना के मीडिया में वो मज़ाक उड़ा रहे हैं भारत का। किसके लिए? वो दिखा रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारा बॉर्डर है भारत का चाइना के साथ, वहाँ पर जितने भी वहाँ पर फौजी हैं चाइनीज़, उनके उन्होंने स्पेशल शूज़ दिए हैं जिसके अंदर हीटिंग एलिमेंट है। वो इलेक्ट्रिकल है, चार्जेबल है, वो पैर उनके गर्म रहते हैं। तो उन्होंने दिखाया देखिए, भारत के फौजी इनके पैर नीले पड़ते हैं, खड़ा होना भी इनके लिए मुश्किल है वहाँ पर। ये चाइनीज़ जो फ़ौज है, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? एक तो वहाँ पे मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया बॉर्डर पे। अभी क्या मालदीव्स को यूज़ करके जो प्रो चाइना है, इन्होंने ये हरकत करी है? हाँ, बिल्कुल मालदीव को चाइना यूज़ कर रहा है और मालदीव ये भूल गया है कि श्रीलंका भी चाइना की गोद में बैठने गया था और अल्टीमेटली उसको हुँ। रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्होंने भारत से जब मदद माँगी थी तो 1 मिलियन डॉलर की भारत ने मदद भी की थी। मालदीव तो ये है कि इसकी तो 1 मिलियन की औकात तक नहीं है। सारा तो टूरिज़्म पर चलता है और चाइना का तो यही है कि वो कर्ज के जाल में फँसा के और कब्ज़ा करना चाहता है हर देश पे अपना। तो मालदीव का भी वो हाल होने वाला है, इसीलिए मोदी जी को समझ में आया कि आज नहीं तो कल चाइना इधर मालदीव में घुसेगा, इसके पहले मैं एक इशारा कर देता हूँ और दैट वाज़ मोर देन इनफ। ऊपर वाले ने भी सुन सुन ली और मालदीव को हिला डाला। हिला डाला, पूरा हिला डाला सर, उसका पूरा कारपेट ही हिल गया है। 5.2 हाँ, मेगावाट मेगा का तो वो अर्थक्वेक आया वहाँ पर। उसमें हाँ, तो जो क्योंकि वहाँ पे वैसे भी जो टूरिज़्म की वहाँ पे झुग्गी-झोपड़ी बनाई हुई है उन्होंने, ये सारी तहस-नहस हो ही जानी है। मुझे लगता है शायद इनको थोड़ी-सी अकल आ जाएगी कि पंगा किससे ले रहे हो बेटा? राम मंदिर अभी बना नहीं है और उससे पहले तुमने पंगा ले लिया, राम मंदिर के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, ये तो बाद में देखेंगे। देखिए सर मैंने ये चीज़ देखी है, एक नोट करा मैंने चीज़, जो बिलोनी को हुँ, लेकर जो इतना मज़ाक चल रहा है भारत के अंदर, ये भी कहीं न कहीं चाइना की तरफ से शुरू किया गया है, मोदी जी की इमेज को थोड़ा-सा खराब करने के लिए, कि ये सन्यासी हैं, देखिए कैसे काम कर रहे हैं, लोनी के साथ घुल-मिल के बातें हो रही हैं, वो भी समुद्र के ऊपर, ये भी समुद्र के ऊपर। क्योंकि ऐसी बातें जो हैं, ये प्रोपेगेंडाज़ हैं, जो लोग नहीं समझते। आपको नहीं लगता कि ये भी एक चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है चाइना की तरफ से? उधर मॉरिशस हो गया, इधर भारत का बॉर्डर के ऊपर मज़ाक है, इधर मेलोनी को लेकर सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आपको लगता है कि ये डेंजरस गेम चाइना की तरफ से नहीं है? ये असल में पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया है। ये जो शुरू हुआ था पाकिस्तान की तरफ से हुआ था और पाकिस्तान मालूम है आपको चाइना का पालतू कुत्ता है। जैसे हुँ। रोटी डालते हैं और वो पूँछ हिलाना शुरू कर देता है। तो इनडायरेक्टली वो उन्हीं की तरफ से है और कल तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था चाइना अपने एजेंट्स को हिंदी सिखाता है, उन्हें नेपाल जी। के थ्रू पासपोर्ट दिलवाकर वो भारत में सेटल करवाता है। अभी हुँ, रिसेंटली कल-परसों एक हरकत हुई कि जो आरएसएस का फंक्शन था, उसमें जी। चाइना के लोग जो हुँ, हिंदी जानते हैं, उन्हें भेजा गया संघ की वर्किंग को देखने के लिए कि संघ
सोचता कैसे है, काम कैसे करता है ग्राउंड लेवल के ऊपर। आपको नहीं लगता हुँ। कि संघ को ऐसे लोगों को वहाँ पर आमंत्रण या वहाँ पर नहीं आने देना चाहिए था? क्योंकि इससे तो चाइना को समझ आ जाएगा कि संघ की वर्किंग का स्टाइल क्या है, उसे काउंटर करना हुँ, और आसान हो जाएगा। हुँ। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब संघ वाले लोगों ने भी तो सीसीपी की कार्यप्रणाली देखने के लिए क्या था, जैसे आप हम कॉर्पोरेट में हैं, तो कहीं बड़ी कंपनी में हम लोग जाते हैं, तो उनकी वर्किंग को ऑब्ज़र्व करते हैं कि भई, हम लोगों में क्या कमी है। हुँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई उनके बीच में एमओयू साइन नहीं हो रहा है। किसी भी अच्छी चीज़ को अगर आप सीखने जाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और ये हेडक्वार्टर में गए थे, नागपुर में रेशीम बाग में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर बलीराम हेगड़ेवार का जो स्मृति मंदिर के नाम से बना हुआ वहाँ गए थे और हिंदी चूँकि सीख रहे हैं, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में हो रहा है। 2 हुँ। कल्चरल का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ये आप ये माने इसमें। मैं नहीं समझता उसमें कोई बुराई है। वो हमारी कल्चर को समझने आए हैं, चाइनीज़ लोग, स्वागत है उनका। लेकिन सर एक चीज़ मैंने देखी है चाइना में कि ये कोई जी। भी चीज़ को सिंपल एबीसी की तरह यूज़ नहीं करते। अगर ये वहाँ पर आए हैं, तो आज ही क्यों आ रहे हैं? ये पहले क्यों नहीं आए? पहले भी जो है आरएसएस के इतनी बार फंक्शंस हुए हैं, इन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दी क्योंकि कहीं न कहीं इनको लगता था कि भई बीजेपी दोबारा से आने वाली नहीं है। जो चाइना है इसके लिए मोदी जी एक बहुत बड़ा पहाड़ बन के खड़े हैं। इनकी यहाँ पर दादागिरी भारत में नहीं चल रही। आपको नहीं लगता ये मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि आरएसएस की वर्किंग इनको पता लगेगी कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं, तो ये उस चीज़ को एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ करेंगे और हमारे खिलाफ कोई भी चीज़ दोबारा से बनाने के लिए और स्प्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? आरएसएस के खिलाफ 1947 से दुष्प्रचार चल रहा है सर, उसका कोई फ़र्क आरएसएस पे नहीं पड़ता है। ये आप मान के चलें। आरएसएस के दुष्प्रचार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आरएसएस वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनको कोई बहुत सेंसिटिव बात बताएँगे। हुँ। ये आप मान के चलें। दोस्तों, जो ये पॉइंट बोला है पंचोली जी ने, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ये मुद्दा क्यों लिया है क्योंकि एक्स के ऊपर मैंने कई लोगों के मैसेजेस देखे हैं, जो मुझे भी आए हैं कि आरएसएस ये काम गलत कर रहा है। आरएसएस को चाइनीज़ को नहीं वहाँ पर एंट्री देनी चाहिए, इससे हमारे सीक्रेट्स बाहर जाएँगे। तो इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि संघ वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो अपने सीक्रेट्स को इतनी आसानी से किसी को भी दे देंगे। सर, अब यहाँ पे चाइना का तो मैटर हमने देख लिया लक्षद्वीप में, बॉर्डर पर और यहाँ पर जो आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में गए हैं। अब हिंदुओं हुँ। का हेडक्वार्टर बनने जा रहा है अयोध्या जी। वहाँ जी। पर आपने देखा कि कांग्रेस की बेवकूफ़ी बढ़ती जा रही है। जो उनका अंदर से गुस्सा है हिंदुओं के लिए, वो भी बढ़ता जा रहा है और एक-एक करके सबका वहाँ पे आंसर आ गया कि हम नहीं जाएँगे, कुछ भी कर लो, कि हम बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, जितने मर्ज़ी छितर मार लो। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? सर, एक तो ये है कि ये तुष्टीकरण के लिए लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि उम्र भर इन्होंने राम की उपेक्षा करी। राम मंदिर हुँ, बनने के रास्ते में सैकड़ों रोड़े अटकाए, कपिल सिब्बल, सतीश धवन जैसे लोगों की टीम खड़ी कर दी, दुष्यंत दवे जैसी लोगों की टीम खड़ी कर दी कि राम मंदिर किसी हालत में ना बन पाए। 2019 के चुनाव के पहले तो कपिल सिब्बल ने ये तक कह दिया था कि सर इसको डिसीजन को 2019 के बाद आप सुनाइएगा। तो ये अब इनको कहीं न कहीं मन में लग रहा है कि अब हम किस मुँह से जाएँगे और सोनिया गांधी तो घोर हिंदू विरोधी है, हुँ। सनातन विरोधी हैं। तो ये सोनिया को उपेक्षा करके कैसे जा सकते हैं? नहीं सर, वो अगर आप सोच के देखिए, अगर राहुल गांधी वहाँ पे जाए और श्री राम खुद ही लात मार के उसको बाहर फेंक दें, ताकि पता लगे सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, नीचे गिर गया। दैट मीन्स रामचंद्र जी ने उसको वहाँ पे भी लात मार दी। इन्हें लगता है कि भई इसने पिछली बार धोती डाली थी, तो धोती इसकी ढीली हो गई थी। आपको याद होगा चलते-चलते इसकी धोती ही नीचे गिर गई थी। तो गिरने वाली थी, वो इसने हाथ से पकड़ ली। पता लगे इस बार चलते-चलते नीचे गिर गया सीढ़ियों से। ये भी तो इनको होता है ना कि पप्पू है, कुछ भी हरकत कर सकता है और नाक कटेगी, इसलिए अच्छा है कि जाऊँ नहीं। देखिए मैं वो जो अंसारी जिसने केस किया था बाबरी मस्जिद के उसमें, मैं उसकी प्रशंसा करूँगा कि मुसलमान होते हुए भी उसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को स्वीकार किया और मोदी जी ने जब 30 दिसंबर को रोड शो किया है, उन पे फूल बरसाए। वो हुँ, नॉन हिंदू है और देखिए हिंदू का दिल कितना बड़ा है कि जिसने राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ा, उसको आमंत्रण दिया गया है। तो हिंदू का दिल तो बहुत बड़ा है।
आप सच्चे मन से तो आइए। उसने मान लिया, उसने मोदी जी पे फूल बरसाए, इसलिए उसको निमंत्रण मिला है बराबर। इनको निमंत्रण मिला ही जाएंगे किस मुंह से? इनका दिल साफ है ही नहीं। और इनको हम्म। ये डर है कि हम चले गए तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, जबकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि कई मुसलमानों का दिल बदला है। और इनिशियली कोई भी मुसलमान नहीं चाहता था कि ये झगड़ा खड़ा हो। ये कुछ राजनेताओं के द्वारा इतने साल तक खींचा गया है सर, और कुछ नहीं। सर मैं कहता हूँ मुसलमानों की समझ आ गई मुझे, कांग्रेसियों की समझ आ गई, ये सब कुछ है। हम्म। ओ भाई हमारे अपने शंकराचार्य जी को क्या हो गया है? वो बहकी बहकी बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कांग्रेस का नमक खा लिया है। उन्हीं की भाषा बोलते हैं कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। क्या हो गया शंकराचार्य जी को? सर ये कौन, कितने लोग जानते हैं कि चारों पीठ के शंकराचार्य कौन है? आप मैं तो नाम नहीं जानते जानता। हैं? आपके दर्शकों से पूछ लीजिए कितने लोग जानते हैं कि चारों पीठ के शंकराचार्य कौन है। और हम्म। 1.5 क्विंटल के ये लोग बैठे हुए हैं। 500 साल से हिंदू संघर्ष कर रहा है मंदिर के लिए। एक आदि शंकराचार्य को छोड़ दें, उसके बाद जितने शंकराचार्य हुए किसी का नाम आपको पता है? किसी ने किसी हिंदुओं के आंदोलन में योगदान दिया है क्या? हम्म। एक कंकड़ भी उठाया है राम के नाम पे? इनके आश्रम देखिए, 5 स्टार सुविधाएं हैं, 5 स्टार सुविधाओं को भोगते हैं। इनको अब ये क्या जातिवाद फैला रहे हैं, ब्राह्मण का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भाई साहब ये जातिवाद था ही नहीं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। ये अगर शंकराचार्य है तो इनको दोबारा पढ़ना चाहिए। ये अपने मुंह से इस तरह की बात बोल के अपना सम्मान खुद काम कर रहे हैं। वैसे मैं नहीं मानता इनका कोई सम्मान है। कोई हिंदू, ये जैसे मुसलमानों में कोई मौलवी फतवा निकाल देता तो सारे मानते हैं, तो हिंदुओं में कोई ये चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है सर। इन्होंने नहीं लेकिन अपना सर, ओछापन दिखा दिया ये सब बोल के। लेकिन जैसे इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि या तो इनकी अपॉइंटमेंट ही कांग्रेस ने करी है, या इन्हें आगे जाके लोकसभा की या राज्यसभा की कोई सीट चाहिए, जिसके कारण ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि भाई मोदी जी का जो राम मंदिर का आंदोलन था उसके अंदर योगदान क्या है, जो ये इतनी ज्यादा वहां पर वो इम्पोर्टेंस ले रहे हैं। देखिए जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिनका देहावसान हुआ है पिछले साल, उन्होंने दो अपने पट्टों को ही शंकराचार्य बना दिया। क्राइटेरिया कुछ नहीं है। और वो 100% कांग्रेसी थे। स्टार न्यूज के एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, सर कि मोदी जी चुनाव में उतर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? उन्होंने चाटा मार दिया था कि मोदी का नाम मेरे सामने मत लेना। इससे आप समझ जाइए कि इनके मन में बीजेपी के प्रति, मोदी के प्रति कितनी घृणा भरी हुई है। स्वरूपानंद सरस्वती की चेले चाटी अभी शंकराचार्य बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये है सारी हिस्ट्री इनकी कि शंकराचार्य जी को मंदिर से कोई प्यार नहीं है, मोदी से नफ़रत है, जिसके कारण इन्होंने नहीं जाना। मोदी जी वहाँ पर इनॉग्रेशन नहीं कर रहे। आखिरी दिन, आखिरी मोमेंट पे सिर्फ़ इन्होंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे। उससे पहले 7 दिन वहाँ पर मंत्र उजापन होने हैं, जिसमें शंकराचार्य जी को बैठना था, सेंटर स्टेज लेनी थी। लेकिन वो चाहते हैं कि भई मंत्र उजापन से क्या होता है? भई आखिरी जो फीता काटना है वो मेरे हाथों से कटना चाहिए ताकि वहाँ पे लिखा जाए सो एंड सो शंकराचार्य इनॉग्रेटेड द मंदिर। मुझे लगता है यही बात है सर। नहीं, बात तो वो नहीं है। बात उनको असल में कोई ना कोई बहाने से इसमें विघ्न डालना था। उन्होंने सोचा हम चारों एक साथ बोलेंगे तो शायद पब्लिक भड़के। अब इनको पब्लिक सेंटीमेंट कुछ पता नहीं है। ये चारों के चारों शंकराचार्य काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के हैं सर। इनका किसी का भी मतलब आप वजन देखें, 100 किलो से कम का नहीं होगा। एक नए शंकराचार्य भी बने हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए इसलिए थोड़े दुबले पतले हैं। बाकी सब 1.5 क्विंटल के हैं। इसलिए इनकी बात सुनने पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। सर, लेकिन जो उन्होंने बोला कि मोदी जी का योगदान क्या है आंदोलन में? क्या ये भूल गए कि मोदी जी का योगदान क्या है? सर जो रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने, हुँ, उसका नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी कर रहे थे। आप नरेंद्र फिर? मोदी के पुराने फोटो वीडियोस उठा के देख लीजिए कि मोदी जी का कितना योगदान है। इनका क्या योगदान है, इनसे पूछे ना, ये जो कह रहे हैं हुँ। इनने क्या किया है। पब्लिक इनको घेर के पूछे कि इनका क्या योगदान है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने ज्यादा बकवास करी सर, तो इनका हाल भी वैसा ही होगा जो महाराष्ट्र के एक नेता जितेंद्र आव्हाड ने बकवास करी थी कि रामचंद्र जी तो जंगल में रहते थे, तो शाकाहारी कैसे हुए, वो तो जानवरों को मार के खाते थे।
वो अपने ऑफिस के लिए निकले तो वहीं उनके कार्यकर्ताओं ने उनकी ऐसी धुलाई करी है कि उनको नानी याद आ गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगी है कि मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। दैट मीन्स हिंदुओं को अब यही हाल करना चाहिए सबके साथ जो हमारे धर्म के साथ छिड़वाल करते हैं। लेकिन सर बात सुनिए, ये तो हो गया। अभी मोमिन जो हैं, कि जितने भी आपके ये सो कॉल्ड इनके क्या होते हैं, मौलाना होते हैं, क्या होते हैं, जो भी होते हैं एबीसी, तो ये सारे के हम्म। सारे अब इन्होंने उठकर बोलना शुरू कर दिया कि भैया ट्रेनें मत लेना 22 तारीख से पहले, ना बस लेना ना प्लेन लेना, कुछ भी हो सकता है। ये धमकी है, चेतावनी है कि डर है। डर है सर, कुछ नहीं है। डर है, इनके मन में डर बैठ गया है कि अब हिंदू एक हो गया है और ये भय फैलाना चाहते हैं इस तरह के, ऐसा है कि कहीं हम मियाँ भाई कोई दुर्घटना नहीं कर दे, कहीं बम विस्फोट ना करवा दे, कहीं ये ना करवा दे। बाकी ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, पूरे पुख्ता इंतजामात हैं। कोई छोटी मोटी हरकत भी करेगा तो उसको वहीं के वहीं निपटा दिया जाएगा। मुझे लगता है अभी अमित शाह भी जो हैं और मोदी जी दोनों बीस्ट मोड पर हैं। ये वैसे भी अब कोई बदतमीजी सहन करने वाले हैं नहीं। भाई चिदम्बरम जैसे बंदे को अब पकड़ लिया गया है, उसकी पूरी पूरी फाइलें खोल दी हैं। कल ही हमने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि अब चिदम्बरम भी जेल में जाने वाले हैं। सर एंडिंग कमेंट मैं चाहूंगा आपका। बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये केस हो गया है या एनडीटीवी में इन्वेस्टमेंट पकड़ी गई है, जो चिदम्बरम ने लूट के पैसे एनडीटीवी में लगाए थे और उनसे अपने फेवर में नैरेटिव्स को खड़ा किया जाता था। सीबीआई ईडी तक में वो लोग बिठाए गए जो कि फाइल को दबा कर बैठे रहे, फाइल को खत्म कर दें या जला दें। लोग बोलते हैं होना जाना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, इलेक्शंस आने वाले हैं। क्या कहेंगे सर आप? ऐसा है, पॉलिटिकल स्टंट होता तो ये जेल घूमकर नहीं आते, चिदम्बरम भी और उनका लड़का भी, कार्ति चिदम्बरम। लोगों की क्या स्मृति बड़ी बहुत छोटी है, बड़ी जल्दी बातें भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा याद रखें कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। मोदी जी के हाथ में कोर्ट नहीं है, मोदी जी न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश जो बैठे हुए हैं वो कैसे हैं आप लोगों को पता है। आप एक ही बात को बार बार वही मुंह से कहलवाना चाहते हैं। अल्टीमेटली पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने केस डायरी सबमिट करी, कोर्ट में केस दाखिल हुआ, तो डिसीजन कौन लेगा, डिसाइड कौन करेगा? मोदी जी तो डिसाइड करने से रहे, अमित शाह तो डिसाइड करने से रहे। तो सब जो लोग बोल रहे हैं कि होना जाना कुछ भी नहीं है, वहां पर जिनको फिर बेल मिल जाएगी, फिर तो लोग सही बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं, अभी आप चिंता ना करें, वो कोर्ट भी धीरे धीरे सुधर रही है। हमने जो बोला था उसके हिसाब से देखिए धीरे धीरे चल रही है। बहुत वो तो जल्द मैंने गरम गरम मत खाइए। हाँ। वो तो मैंने अदानी वाले केस में देख लिया सर। आपकी डिक्टेशन ही बोली है चंद्रचूड़ जी ने। और अब तो मैंने देखा कि मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। लिब्राडू का क्या हाल हो रहा होगा सर चंद्रचूड़ जी को मंदिरों में जाते देखकर। हम्म। सर वो गाना गा रहे हैं, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। हाँ सर एक बात है, मैं कहा लिब्रांडो की जो जलाकर मजा करा के इनका जो मजा आता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। इतनी तो अपनी बीवी से मार खा के मुझे खुशी नहीं होती जितनी लिब्रांडो की बजा के आती है। तो हमने आज शुरू किया था सर कि मिलोनी और मोदी जी के ऊपर जो ये मजाक उड़ाने वाले सारी जमात है, जो सारे लोग हैं लिब्रांडो लगे हुए हैं, आज यही मजाक बन के रह गए हैं भारत देश के अंदर। क्योंकि हिंदू भी जाग रहा है, हिंदू इकट्ठा हो रहा है। और हिंदुओं, जब जब हम इकट्ठे हुए, हमने मुगलों के नाम खत्म कर दिए हिस्ट्री के अंदर। आज मुगलों की कोई भी चीज बची नहीं है, सिर्फ भारत में उनकी निशानियां बचा के रखी, वो भी कांग्रेस ने। वरना हमने ऐसा ऐसा सबक सिखाया था उनको कि आज तक, क्योंकि उनकी जो सारा नाम है पूरी पूछते पूछते खत्म कर दी। 2002 आपने किया जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, 25 साल हो गए या 22 साल हो गए, उसके बाद कोई भी हरकत नहीं हुई है। ये याद रखना, आपका इकट्ठे होना इतनी बड़ी ताकत है कि भाई 550 साल पुराना मैटर ऐसे खत्म कर दिया। तो इकट्ठे रहें, अपनी सरकार को चुने, 500 प्लस लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देना है। ये सनातन का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा क्योंकि भारत की जगह है। उसको करना है तो 500 प्लस का टारगेट लेके चलें। रविंदर जी क्या कहेंगे? बिल्कुल। जाग तो काफी क्या है, और ऐसे ही जागृत रहें, किसी के बहकावे में ना आए। सनातन का मतलब ही है जिसका कोई अंत नहीं। जाने कितने आए और कितने चले गए, खत्म हो गए, सनातन कभी खत्म नहीं होगा।
बिल्कुल सही बात है सर। बहुत ही बढ़िया एंडिंग कमेंट्स आपके पंचोली जी। थैंक यू सो मच। आप सब दोबारा जुड़े, बहुत मज़ा आता है आपके साथ बात करके, क्योंकि एक तो खुल के बहुत बोलते हैं आप और जो आपकी शेरो-शायरी होती है, वो तो वैसे ही लाजवाब है। ऐन मौके पे कैसे आपके दिमाग में वो बातें आती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। सर, सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू योर नेशनलिज़्म। सनातन के लिए आप बहुत काम करते हैं और जो लोग जुड़ना चाहते हैं सनातन के साथ, आप प्लीज़ आरएसएस का जो है वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मेंबर बनिए और कुछ ज़्यादा उसका खर्चा नहीं है। अगर आप मेंबर नहीं भी बनना चाहते, ₹100 की मेंबरशिप है। नहीं भी बनना चाहते, तो आप वॉलंटियर बन सकते हैं, वो फ्री है। एंड स्टार्ट हैविंग कि आपको पता लगना चाहिए कि आरएसएस कौन-कौन से काम कर रही है। सर, थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग टुडे और होपफुली बहुत जल्दी फिर मुलाकात होएगी। जय हिंद एंड जय श्री राम। जय श्री राम, जय भारत। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.